जाइगोट को यूटेरस में पहुंचाने के लिए मीलस ग्लैंड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मीलस ग्लैंड्स सेक्रेट्स अ लुब्रिकेंट दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूटेरस। यहां पे इस यूटेरस में सभी जाइगोट, सभी एग्स पैक होते हैं। ऑल द एग्स आर पैक्ड इन द यूटेरस। और यहां पे देखेंगे हम, यहां पे होता है सुपर्म रिसेप्टिकल। आफ्टर कॉपुलेशन, जब इनकी कॉपुलेशन होती है उसके बाद वेजिना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। यहां पे क्या होता है, यहां पे सुपर्म्स ये रिसीव करते हैं, ये सुपर्म्स इस डक्ट से नीचे आके सुपर्म रिसेप्टिकल में स्टोर होते हैं। जब इनकी ओवरी तैयार होगी, क्योंकि इनके पास क्यों सुपर्म रिसेप्टिकल होता है, क्योंकि ये प्रोटएंड्रस स्पीशीज है। पहले इनके सुपर्म्स तैयार, मेल में टेस्टिस तैयार होती है, इसके बाद होती है ओवरीज। इसीलिए इनको सुपर्म रिसेप्टिकल में पहले सुपर्म्स को स्टोर रखना पड़ता है, जब तक कि ना ओवरीज से एग मैच्योर होके आएगा। जब एग यहां से बाहर निकल आता है, जब ये एग पहुंचता है ओविडक्ट में, यहां से फिर सुपर्म रिसेप्टिकल से सुपर्म बाहर निकल के आता है ओ टाइप से होके, फिर यहां पे ओविडक्ट में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है। सुपर्म को सुपर्म रिसेप्टिकल से ओ टाइप से होके ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है, मगर एग्स ओवरी से आती है, इस्थमस से होके फिर ओविडक्ट में पहुंचती है। दोनों का जो मिलाप, दोनों का जो फ्यूजन वो होता है ओविडक्ट में। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा इनके पास सुपर्म रिसेप्टिकल क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटएंड्रस, टैपवर्म्स आर प्रोटएंड्रस, क्योंकि इनमें क्या होता है, पहले इनमें सुपर्म्स मैच्योर होते हैं, टेस्टिस सुपर्म्स रिलीज करती है, इसीलिए उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सुपर्म रिसेप्टिकल में स्टोर होना पड़ता है। उसके बाद जब ओवरीज मैच्योर होते हैं, वहां से एग रिलीज होता है ओजेनेसिस प्रोसेस से, फिर उनका फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ओविडक्ट में होती है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विटेलाइन ग्लैंड्स का काम होता है योग तैयार करना। इस योग से ये योग फिर एग के साथ मिलता है। इसके बाद मीलस ग्लैंड्स का काम है ल्यूब्रिकेंट रिलीज करना। ओविडक्ट का काम है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओवरीज का काम है एग रिलीज करना। इस्थमस का काम है एग को ट्रांसपोर्ट करना। यूट्रस का काम होता है एग्स को पैक करना, और वेजिना का काम है सुपर्म्स को रिसीव करना ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। ये जो सिस्टम मैंने यहां पे दिखाया आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, विटेलाइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें ये है यूट्रस, ओवरीज होती है, यहाँ पे ओविडक्ट होता है, ओ टाइप होता है, मगर जो ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं वे आर विटेलाइन ग्लैंड एंड मीलस ग्लैंड्स। ये जो सिस्टम प्रेजेंट होता है ये ग्रेविड प्रोकैरियोट्स में। इन्हीं ग्रेविड प्रोकैरियोट्स को ये छोड़ते हैं बाहर, क्योंकि जब ये ग्रेविड प्रोकैरियोट बाहर निकल के आता है, इसमें क्या होता है, पैक्ड फर्टिलाइजर एग यूट्रस में। इन्हीं प्रोकैरियोट्स को जब सेकेंडरी होस्ट या खुद इंसान कंटेमिनेशन की वजह से, या जब ये किसी पे भी पड़े, पानी में या किसी वेजिटेबल या कोई भी फूड जहां पे ये ग्रेविड प्रोकैरियोट पाए जाएंगे, ये प्रोकैरियोट्स होंगे, यही कारण है इन्फेक्शन जो फैलता है वो फैलता है बिकॉज ऑफ दीज ग्रेविड प्रोकैरियोट्स, बिकॉज दीज ग्रेविड प्रोकैरियोट्स कंटेन पैक्ड फर्टिलाइज्ड एग्स, जिनसे वो आगे की प्रोसेस या दूसरे टैपवर्म्स पैदा कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे हम नेक्स्ट, ये टैपवर्म ये कैसे, ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इसके बारे में आपको मैं यहां पे बताऊंगा। ये जो टैपवर्म है टेनिया सोली, ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट्स में कंप्लीट करती है, क्योंकि इसको हम बोलते ही हम डायजेनेटिक का मतलब होता है जो भी कोई स्पीशीज अपना लाइफ साइकिल, कोई भी पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्टों में कंप्लीट करेगा,
उसको बोलते हैं हम डाइजेनेटिव। इस टेनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट जो होता है, जिसमें ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन डेवलप करता है, बीमारी पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी होस्ट जो इसका होता है, दैट इज मैन। इस प्राइमरी होस्ट का मतलब क्या है? द होस्ट in which parasite performs or lives in a mature state. In which parasite lives in a mature state and performs sexual reproduction. Primary host is also called definitive host. इसको हम definitive host भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट मैच्योर होके रहता है, बीमारी कर सकता है, एंड जहां पे ये एग्स डाल सकता है, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाता है। एक ऐसा होस्ट जिसमें पैरासाइट मैच्योर फॉर्म में रहता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और एग्स प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। इस टेनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट जिसमें ये बीमारी करता है, दैट इज मैन, जहां पे मैच्योर स्टेज में रहता है, मैच्योर फॉर्म में रहता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाता है। दूसरी बात है सेकेंडरी होस्ट। जो टेनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है, दैट इज पिग। इसकी और एक स्पीशीज है टेनिया सजिनेटा, उसका सेकेंडरी होस्ट होता है कैटल्स। यहां पे टेनिया सोलियम की बात हम करते हैं, इसका सेकेंडरी होस्ट जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है पिग। इस इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा होस्ट जिसमें इमैच्योर पैरासाइट रहता है। इमैच्योर स्टेट में पैरासाइट जिस होस्ट में रहता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी होस्ट। ये सेकेंडरी होस्ट को हम वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ द इमैच्योर पैरासाइट टू द डेफिनेटिव होस्ट। सेकेंडरी होस्ट का काम होता है इमैच्योर पैरासाइट को डेवलप करना, इसको मैच्योर बनाना, फिर उसको मैच्योर करने के बाद उसकी ट्रांसफर करना, उस इन्फेक्शन को फैलाना या इस पैरासाइट को ट्रांसफर करके प्राइमरी होस्ट तक पहुंचाना, ये इसका काम है, सेकेंडरी होस्ट का काम। क्योंकि सेकेंडरी होस्ट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द इमैच्योर पैरासाइट इनटू हाईली इन्फेक्टिव वेल डेवलप्ड स्टेज। यहां पे होता है ये पैरासाइट, दिस इज इनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट मेक्स इट कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसको हम वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है इमैच्योर को मैच्योर बनाना, फिर मैच्योर होकर उसको प्राइमरी होस्ट तक पहुंचाना। यह है बायोलॉजिकल डेफिनेशन प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट की। मगर मेडिकल डेफिनेशन में ये हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट ऐसा होस्ट होता है जो हाईली इन्फेक्टेड होता है। हाईली इन्फेक्टेड होस्ट इज द प्राइमरी होस्ट एंड लेस इन्फेक्टेड होस्ट इज सेकेंडरी होस्ट। This is the medical definition of primary and secondary host. Primary host means which is highly infected by the parasite, less infected means secondary host. मगर biological definition में हम कहते हैं primary host ऐसा host होता है जिसमें mature stage, mature parasite रहता है और ये इस capable होता है
कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकेंडरी होस्ट एक ऐसा होस्ट है जिसमें इमेच्योर फॉर्म रहती है पैरासाइट की, जो इनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मगर act as a vector that helps in the transmission of this parasite to the primary host। इसका मतलब ये हुआ टेनिया सोलियम का जो लाइफ साइकिल है वो है डाइजेनेटिक, क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट जिसमें इन्फेक्शन करता है, जिसमें बीमारी करता है, दैट इज द मैन, एंड द सेकेंडरी होस्ट इज पिग। ये मैन में कैसे पहुंच जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि टेनिया सोलियम के एग्स, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, इनके जो एग्स, इनके जो लार्वा अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गए, वो कैसे एग्स एंटर होते हैं, अगर कभी भी कोई भी पिग टेनिया सोलियम टैपवर्म से इन्फेक्टेड होगा, उसके मल में, उसके फीकल मैटर में यही इनके टेनिया सोलियम के एग्स पाए जाते हैं। अगर इस पिग के मीट को, जिसको हम बोलते हैं पोक, इसीलिए इसको बोलते हैं हम टैपवर्म को, टेनिया सोलियम को पोक टैपवर्म, मीट ऑफ पिग। पोक मसल्स में, ये एक तो पोक मसल्स में यहां कंटेमिनेटेड वाटर और वेजिटेबल्स, ये दो तरीके हैं। एक तो पोक मसल्स में ये लार्वा होता है इनका, या एग्स कंटेमिनेटेड वाटर में या वेजिटेबल्स में अगर पाए गए, फिर इंसान ने अंडर कुकड पोक खाया, ये जो मीट है उसको पकाने के बगैर या रॉ पकाने के बगैर, मतलब रॉ मीट, या प्रॉपरली उसको नहीं पकाया, उसको इस्तेमाल किया, जिसमें पिगल, जिसमें इस टेनिया सोलियम के लार्वा पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिस सिरकस लार्वा, वो इंसान में पहुंच जाता है। या कंटेमिनेटेड वाटर, अगर कभी वाटर कंटेमिनेट हुआ होगा टेनिया सोलियम के एग्स से, या वेजिटेबल्स में ये एग्स पाए गए, फिर हमने इनको बगैर धोए इस्तेमाल किया, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिडिसिलिकोसिस या टेनियासिस या सेस्टोडियासिस। खास ख्याल रहना चाहिए हमेशा, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे पानी को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनमें टैपवर्म के एग्स, कोई भी इंसान इन्फेक्टेड होगा, कंटेमिनेटेड ये यहाँ पे एग्स होंगे, या वेजिटेबल्स पूरी तरह से उनको धोना चाहिए, क्या पता है कि इनमें टेनिया सोलियम के एग्स होंगे। अगर इससे बचने के लिए पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स तो पोक नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस टेनिया सोलियम के नहीं होते हैं, ये उन कंट्रीज में होती हैं जहाँ पे पोक का मतलब पोक ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर ये भी हमें रूल आउट नहीं करना है, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर में भी इनके एग्स पाए जाए हो सकते हैं, या वेजिटेबल्स में भी। इसको प्रॉपरली धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। बात हम करेंगे टेनिया सोलियम की, कैसे लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होता है। जो ही हम बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, मैन से स्टार्ट करेंगे। मैन when ingests or consumes contaminated food, means अगर इंसान ने पोक का इस्तेमाल किया, मगर अगर वो पोक इन्फेक्टेड होगा, तो क्या होता है, ये लार्वा जो इस पोक में होता है, ये इंसान के इंटेस्टाइन्स में जाकर अपना साइज इंक्रीज करता है, अडल्ट टैपवर्म बन के, अडल्ट टैपवर्म। कंटेमिनेटेड फूड
मतलब पोक मीट इस्तेमाल करने के बाद जब ये लार्वा ह्यूमन इंटेस्टाइनस में पहुंचा, with the help of hook suckers they get nourishment from the intestinal wall, bores the intestines and becomes adult. Adult tapeworm is capable of reproduction. इनमें कौन सी होती है? या तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनकी होती है या इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स क्योंकि इनमें जो प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, दे आर हर्मोफोडाइट्स। जब एक प्रोग्लोटिड्स से स्पर्म्स अपनी ही प्रोग्लोटिड्स के ओरीज में जब एग निकल आता है, एक ही प्रोग्लोटिड में जो स्पर्म्स अगर वो तैयार करेगा और एक्स दोनों की का फ्यूजन एक ही प्रोग्लोटिड में होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो टेनिया सोलियम की वर्म्स को या दो प्रोग्लोटिड्स इस्तेमाल होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? ये फर्टिलाइजेशन होते हैं ओविडक्ट में, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। बोथ स्पर्म्स एज वेल एज द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट। अडल्ट टैपवर्म होने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पर्म्स एंड एग्स गेट्स फ्यूज्ड इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना। जब टैपवर्म बड़ी हो गए, जब टैपवर्म अडल्ट बन गया, इस टैपवर्म ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्टार्ट की। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये कहां पे होता है? फर्टिलाइजेशन ये ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट में जाइगोट बना। जाइगोट ओविडक्ट से नीचे आके ओ टाइप में जाता है। ओ टाइप, इस ओ टाइप में इसको क्या मिलता है? एक मिलता है योक, दूसरा चीज होता है शेल, कैप्सूल। डेवलप होता है कैप्सूल। ये कैप्सूल किससे बना होता है? ये होते हैं एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। फिर से मैं कहूंगा, जो ही अडल्ट टैपवर्म मैंने मैन से स्टार्ट किया है, अगर मैन इन्फेक्ट हुआ टेनिया सोलियम से, अडल्ट टैपवर्म एग्स जब उन्होंने डाले, फिर एग्स, क्योंकि सुपर्म्स तो इनकी जो कॉपुलेशन होती है, सुपर्म्स तो पहले ही तैयार होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन अडल्ट टैपवर्म के एग्स की फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट से ये जाइगोट बनता है। जाइगोट जब नीचे ओ टाइप में जा पहुंचता है, ओ टाइप में ये रिसीव करता है योग। ये योग कहां से आया? ये आया है विटेलाइन ग्लैंड से। जाइगोट और योग आपस में मिलकर और ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जुड़कर ये बनता है एक लार्वा, दैट इज कॉल्ड न्यू स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ऑन्कोस्फीयर। ऑन्कोस्फीयर्स। इस ऑन्कोस्फीयर में क्या होता है? एक होता है ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिनको आप बोलते हो कैप्सूल। अंदर होता है योक और जाइगोट ओ टाइप में। फिर मील्स ग्लैंड्स जो अपनी लुब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ दिस ऑन्कोस्फीयर इनटू द यूटेरस। कहां जाता है फिर ये? यूटेरस में। यूटेरस में ये पैक होके ये फर्टिलाइज्ड एग्स, जिनको आप बोलते हैं ऑन्कोस्फीयर्स, ये फिर बाहर आते हैं बाय अपोलिसिस। क्योंकि आपने अभी पढ़ा ये कहां पे होता है? ये एक ही प्रोग्लोटिड में होता है, जिनको आप बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। क्योंकि ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ये शेड करते हैं। मैच्योर अडल्ट टैपवर्म परफॉर्म्स द फिनोमेना ऑफ अपोलिसिस, जिसमें ये
ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बाहर आते हैं। मगर इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ये प्रोसेस हुई होती है। इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में यूटेरस में, इनके यूटेरस में क्या पाया जाता है? आंकोस्फीयर्स। यही प्रोग्लोटिड जिनमें आंकोस्फीयर्स पाए जाते हैं, ये बाहर आते हैं, इंटेस्टाइनल में शेड होते हैं। शेड होके ये फीकल मैटर से, मल से बाहर आते हैं विद द फीकल मैटर। फीकल मैटर से ये बाहर निकल के आते हैं। मगर इससे पहले जब जाइगोट कहां पहुंचता है? यूटेरस में, with the help of the lubricating fluid that comes from the Mihal's glands and reaches the uterus। यहां पे क्या होता है? इस जाइगोट की क्लीवेज होती है। क्लीवेज आपने पढ़ा होगा। क्लीवेज क्या है? इट इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। यहां पे जो इनकी क्लीवेज होती है वो है हॉलोब्लास्टिक। हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल। जाइगोट डिवाइड होता है बट द रिजल्टिंग सेल्स आर अनइक्वल इन साइज, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल। कहां पे क्लीवेज होती है? यूटेरस में। जब जाइगोट यूटेरस में पहुंच जाता है, यूटेरस में क्या होता है? हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज में इस जाइगोट के दो सेल्स बनते हैं। एक का नाम है मेगामियर्स और दूसरी जो सेल है दैट आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक सेल्स। Zygote can give rise to two types of cells. One is called a megamere and another is called an embryonic cell. ये जो मेगामियर है ये रिपीटेडली फिर माइटोटिकली डिवाइड होके मीजोमियर बनाते हैं। मीजोमियर और एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड होके क्या बनाते हैं? मारूला। सॉरी, एम्ब्रियोनिक सेल्स कैन गिव राइज टू मारूला। मेगामियर्स क्लीवेज results the formation of megameres and embryonic cells. Megameres फिर डिवाइड होके mesomeres and micromeres. Mesomeres and micromeres. These two types of cells are derived from the megameres by repeated mitotic division. While the embryonic cells can give rise to morula. Later on, this morula is enclosed by, morula means mulberry fruit. Mulberry fruit, it resembles the mulberry fruit. 16 to 32 cell stage of embryo is called morula. इसी morula को externally cover करते हैं membranes. All these membranes are derived from the micromeres. Micromeres. फिर ये जो लार्वा बना यहां पे यूटेरस में, दिस इज कॉल्ड ऑन्कोस्फीयर। दिस इज कॉल्ड ऑन्कोस्फीयर। पहले क्या हुआ? जाइगोट जब पहुंचा यूटेरस में क्या हुआ? क्लीवेज। द क्लीवेज इज हॉलोब्लास्टिक अनइक्वल दैट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेगामियर्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स. Megameres repeatedly divide into mesomeres and micromeres, while the embryonic cells give rise to morula. Morula is enclosed by these micromeres, while micromeres makes the external covering of the morula, and the new structure which is formed, that is called the oncosphere. Outer side, इस oncosphere के बाहर अगर आप देखोगे, this is membrane. इस membrane के बाहर होता है कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर होते हैं these membranes. Membranes के अंदर होता है morula, ये लार्वा, जिसको आप बोलते हैं हम oncosphere. ऑन्कोस्फीयर। इन ऑन्कोस्फीयर में क्या होता है? एक
लार्वा, उस लार्वा का नाम है हेक्साकैंथ लार्वा। दिस इज द फर्स्ट स्टेज लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा। क्यों इसको बोलते हैं हम हेक्साकैंथ? क्योंकि इसके पास होते हैं 6 हुक्स। 6 हुक्ड लार्वा इज कॉल्ड हेक्साकैंथ लार्वा। यही होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में। फिर इसकी अपोलिसिस होती है। जब यूटेरस में ये भरे पड़े होते हैं, फिर इसको ये बाहर छोड़ देते हैं। जब फीकल मैटर बाहर आता है, इस फीकल मैटर में क्या होते हैं, यही ऑन्कोस्फीयर्स, इन्हीं ऑन्कोस्फीयर्स के अंदर होता है एक लार्वा, 6 हुक्ड लार्वा, जिसको हम बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा। ये फीकल मैटर जब बाहर आता है, पहले अपोलिसिस होते हैं इंटेस्टाइनस में, ये मैच्योर टैप फॉर्म इनको शेड करते हैं, उसको बोलते हैं अपोलिसिस। अपोलिसिस में होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, इन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में होते हैं ऑन्कोस्फीयर्स विच कंटेन्स हेक्साकैंथ लार्वा। ये फीकल मैटर जब बाहर आता है विथ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, इनमें ये लार्वा पाया जाता है। अगर, क्योंकि आपको पता है ये फीकल मैटर, इंसान का ये फीकल मैटर कौन खाता है? पिग्स। पिग्स आर एज यू नो कैप्रोफैगस या फैगोजोइक एनिमल्स, फैगोजोइक एनिमल। जब उन्होंने इंसान का ये मल खाया, फीकल मैटर खाया, इस फीकल मैटर में क्या है? ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। उन ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में क्या होते हैं? ऑन्कोस्फीयर्स। उन ऑन्कोस्फीयर्स में क्या है? हेक्साकैंथ लार्वा विच इज 6 हुक्ड। ये जब इनके पिग के इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं, दीज प्रोग्लोटिड्स, दीज ऑन्कोस्फीयर्स, इंटेस्टाइन्स में एंजाइम्स की मदद से ये शेल, इनका जो ऊपर का ये शेल जो होता है, शेल होती है कैप्सूल, ये इसे एंजाइम्स की वजह से ये कैप्सूल डिग्रेड होता है, खत्म होता है। फिर हेक्साकैंथ लार्वा एंजाइम्स और बाइल की वजह से एक्टिवेट होता है। विद इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द पिग, एंजाइम्स एंड द बाइल एक्टिवेट्स द हेक्साकैंथ लार्वा बाय डिसॉल्विंग द आउटर कैप्सूल। फिर क्या करता है ये हेक्साकैंथ लार्वा? क्योंकि इनके पास हुक्स होते हैं, 6 हुक्स, इन हुक्स के बीच में होता है पेनिट्रेशन ग्लैंड्स। ये इसके इंटेस्टाइनल वॉल को ब्रेक करके, ये लार्वा इस इंटेस्टाइनल वॉल को बोर करके, होल बना के, ये होल बना के यहां से बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड। हुक्स की वजह से इसके साथ ही अटैच होता है। फिर पेनिट्रेशन ग्लैंड्स की वजह से ये इन इंटेस्टाइनल्स को बोर करके बाहर आता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स में फिर पहुंचता है इसके हार्ट में, लंग्स, बाकी ऑर्गन्स में, और अल्टीमेटली ये सेटल होता है। ये हेक्साकैंथ लार्वा कहां पे सेटल होता है? इनकी मसल्स में, पिग्स की मसल्स में। मसल कहां, कौन कौन सी मसल इंपॉर्टेंट है? एक तो हार्ट की मसल, दूसरी मसल है शोल्डर की मसल, नेक मसल्स, इनमें ज्यादातर ये पाया जाता है। जब ये इन मसल्स में पहुंच जाते, इनकी मसल्स में पहुंच जाता है, वहां पे क्या करता है? अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया तो ये 10 साल तक इसमें रह सकते हैं। पिग्स की मसल्स में विदाउट अनडिस्टर्ब्ड ये कम से कम 10 साल तक रह सकता है, विदाउट नोइंग द एनिमल और नोइंग द ह्यूमन बीइंग। जिसमें ये होगा
मतलब एनिमल में इसको पता ही नहीं चलता है कि मैं इन्फेक्ट हुआ हूं किसी के लार्वा, मतलब मैं इन्फेक्ट हुआ हूं टेनिया सोडियम से। ये जो हेक्सेकन लार्वा है, अब ये कहां पे पाया जाता है? मसल्स में, हार्ट में, शोल्डर, इनकी मसल्स में। यहां पे ये अपने ऊपर एक सिस्ट बनाता है, सिस्ट। ये जो सिस्ट तैयार करता है, अपने ऊपर एक सिस्ट तैयार करता है और एक कैविटी डेवलप करता है, सेंट्रली प्लेस्ड कैविटी। तो ये ट्रांसफॉर्म होके एक नया लार्वा बनता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टीसिरकस, सिस्टीसिरकस लार्वा। ये सिस्टीसिरकस लार्वा क्या होता है? ये ऐसा लार्वा है जो पिग्स की मसल्स में डेवलप होता है। ये कैसे डेवलप होता है? जब ये हेक्सेकन लार्वा अपने ऊपर एक सिस्ट, एक लेयर सिस्ट डेवलप करता है और सेंट्रली प्लेस्ड एक कैविटी इसमें डेवलप होती है, ब्लेडर जैसी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ब्लेडर वर्म, ब्लेडर वर्म। यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जस्ट लाइक दिस। यहां पे ऐसे होता है, ये कैविटी जो डेवलप हुई है, ये है ब्लेडर। यहां पे